नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वे कौन है। वे एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने बलबूते पे बहुत कुछ किया है। उन्होंने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है, परंतु उनकी जिस पहचान को मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ, मेरे लिए सर्वोपरि है, वो है कि वे मेरे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ तुषार अरुण गांधी जी से। अच्छा, गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका सुजाता जी, और मैं धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से चीजें आज हो रही है देश में, उससे बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है। हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, परंतु इन सब के बीच में जो सबसे दुखद रहा है वो है हमारे प्रवासियों के बारे में, वो है जमातियों के बारे में। जिस तरह से नैरेटिव को बदल दिया गया, मैं उसके बारे में आपसे आपके विचार भी जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने देश के जो निर्माण करता है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, क्या उनके साथ, उन गरीब भाई बहनों के साथ क्या सही हुआ है? क्या ये बेहतर तरीके से हमारी सरकार कर सकती थी? देखिए, अगर इस देश के गरीब, जिन्हें बापू हमेशा दरिद्र नारायण कहते थे और कहते थे कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो इस तबके के बारे में उन्होंने ज्यादा चिंतित रहना चाहिए और उनके लिए काम करते रहना चाहिए, उसको हमने भुला दिया है। इसलिए अब जाके ये पूछ सवाल करना कि क्या सरकार इनके लिए कर रही है, जितना जरूरी है वो कर रही है या नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि कभी सरकार ने उनके बारे में सोचा ही नहीं है। अगर हम लोग सिर्फ इस महामारी के उपलक्ष्य में इस बात का जवाब ढूंढे तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से हमें मालूम पड़ता है कि इस महामारी से लड़ने के लिए जब लॉकडाउन का एक ही उपाय सरकार के पास बचा तो उसने इन लोगों के हालात के बारे में कुछ भी सोचे बगैर ये कदम उठा लिया, और इसीलिए ये लोग इस तरीके से फंस गए कि ना उनके अस्तित्व के ऊपर ही, उनकी जिंदगानी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, और इस तरह से उन्हें हिजरत करनी पड़ रही है, उनको भागना पड़ रहा है। जहां उनकी रोजी थी उनको पता चल गया कि ये अपना घर नहीं है, और जहां घर है वहां उनके जीविका का कोई साधन नहीं है। इसलिए ये हमने समझना बहुत जरूरी है कि सरकार ने कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं। आज भी जब लॉकडाउन में रियायतें देने की बातें हम सुनते हैं तो पता चलता है कि इस तबके के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, इनकी सहूलतियों के लिए भी कुछ नहीं किया जाता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सरकार ट्रांसपोर्टेशन के मामले में राजनीति ज्यादा और सेवा भाव कम करती हो, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए ये हमने मानना होगा कि, पर इसमें हमने सिर्फ सरकार की टीका करने से ये काम नहीं होने वाला। बड़े शहरों ने और बड़े शहरों के लोगों ने भी इस वर्ग को हमेशा नजरअंदाज करके, टेकन फॉर ग्रांटेड करके रखा था, और इसीलिए आज ये परिस्थिति आई है कि उनको जिन शहरों में के निर्माण में उन्होंने अपना खून पसीना सींच दिया, उन शहरों में उनको आसरा नहीं मिल रहा है, शरण नहीं मिल रहा है, उनको भागना पड़ रहा है। इसलिए हमारे समाज ने भी इसके दोष में सहभागी होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे समाज को सहभागी होना पड़ेगा। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में फर्क करते हुए ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आपके व्यू पे कौन ऐसा व्यक्ति होगा या कौन सी सरकार है, राज्य सरकारों की जो रोल है
क्या आपको लगता है कि वे बेहतर है, सकारात्मक है? क्योंकि बहुत सारी बातें करी जा रही हैं, कहीं पे सरकार तोड़ने की बात हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार के बारे में जिस प्रकार से बात करी जा रही है कि वे कार्य नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का काम होता है कि वे सकारात्मक सुझाव दें, क्रिटिसिज्म करें। मगर इस समय ये कहना कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या ये सचमुच का लोकतंत्र है जो बापू चाहते थे? देखिए, लोकतंत्र को की तबीयत अच्छी रहने के लिए वो लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। अभी हमें ये स्पष्ट दिखाई जा रहा है कि जी। इसमें सिर्फ सत्ता की भूख का लोकतंत्र हुँ। चल रहा है, और इसलिए जो जिम्मेदार हैं वो भी सिर्फ दोषारोपण करने के लिए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी सिर्फ तोहमतें लगाने पर आमदा हो, ऐसा लग रहा है। लगता नहीं है कि वो भी कुछ कार्यरत होके इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें। जो लोग दूसरों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, मैं जब छोटा था जी, तब एक अंग्रेजी कहावत हमें हमेशा सिखाई जाती थी कि व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर एट अदर्स जी। देयर आर फोर मोर पॉइंटिंग बैक एट यू। तो ये सरकार ने ये समझना बहुत जरूरी है कि जब वो उंगलियां दिखाने की चेष्टा कर रहा है, तब उनमें से 4 उंगलियां उनकी तरफ मुड़ी हुई होती है, और वो भी उनके ऊपर प्रश्न उठाती है और तोहमत लगा रही है। मुझे नहीं लगता कि अभी जब हम इस संकट में जूझ रहे हैं, तब सत्ता के प्रलोभन की राजनीति करना उचित है। ये बहुत एक हीन कार्य है, और मैं समझता हूँ कि जनता ये भूलेगी नहीं, वो याद रखेगी। अगर ऐसी राजनीति की जाए और ऐसा खेल खेला जाए, तो जनता उसका उद्देश्य समझ जाएगी। मैं नहीं समझता कि जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान है। Yes, and you can make, you can fool some people some of the times, but you cannot fool all the people all the time. ये भी एक कहावत है कि आप बिल्कुल, कुछ लोगों को कभी कभार कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, पर हर व्यक्ति को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं सड़कों पे जब चले जा रहे हैं लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था तप और त्याग कर रहे हैं। तप और त्याग तो ये करते ही हैं गरीब भाई बहन जो हैं हमारे। मगर जब हम बात करते हैं इनकी और हम इन्हें देखते हैं चले जाते हुए सड़कों पर, क्या हमारी सरकार के पास व्यवस्थाओं को ठीक करने की क्षमता बिल्कुल नहीं है? क्या सरकार इनको खाना नहीं दे सकती थी ठीक प्रकार से? क्या सरकार इन्हें घर तक पहुँचाने में सक्षम नहीं है? आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम का फेलियर कहाँ है? कि डू दे नॉट हैव द कैपेबिलिटी, या ऐसा है कि इन्होंने काम ठीक से नहीं किया? नहीं, इसमें बिल नहीं है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि महज खाने का इंतजाम कर देना या पानी का इंतजाम कर देना या उनके लिए बसें या ट्रेन्स की व्यवस्था कर देनी ये पर्याप्त है। इसमें उनके आत्मसम्मान को खत्म कर दिया गया है। दे हैव बीन कंप्लीटली डिह्यूमनाइज्ड। उनका जो मनुष्य के रूप में जो हम सब अपना आत्मसम्मान लेके अपना अस्तित्व टिकाए रखते हैं, वो ही खत्म कर दिया गया। उनको इस तरह कदर लाचार कर दिया है कि वो मोहताज हो गए हैं और भाग रहे हैं। इसको बहुत चिकनी चुपड़ी भाषा में त्याग और तप कह देना बहुत आसान है। जो लोग कुछ काम नहीं कर सकते उनके लिए, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था करे कि वो आत्मसम्मान से अपनी गरीबी में भी जी सके। देखिए, गरीबों के पास सिर्फ एक दौलत होती है, अपने सम्मान की। अगर वो भी आप उनसे छीन लो तो फिर उनके मनुष्य के स्वरूप में अस्तित्व के ऊपर ही प्रश्न उठ जाता है। और ये जो मजाक है वो एक बहुत घिनौना मजाक है। इसलिए ये और ये सिर्फ, जैसे मैंने पहले कहा, कि सिर्फ उनके हाथों में पैसा टिका देना या उनके
लिए जब वो चलते जा रहे हैं तब खाने का इंतजाम कर देना या पानी का इंतजाम करना, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब आएगा कि जब इनको ये भरोसा हो कि आइंदा कभी भी हमें इस तरह से हमारा काम और हमारे घर छोड़कर लाचार होकर भागना, हमारे ही मुल्क में जिसके हमें नागरिक कहा जाता है, निराश्रित होने का समय नहीं आएगा। ऐसी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें सरकार टोटली फेल हुई। जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी, जिसके बारे में मैं लोगों को बार-बार समझाने की कोशिश करती रहती हूँ, और ये है आत्मसम्मान के बारे में। हम जब बात करते हैं आत्मसम्मान की, आजकल एक नया नैरेटिव बन गया पिछले 6 सालों में कि मेरा आत्मसम्मान किसी एक व्यक्ति के आत्मसम्मान से है। और मैं अगर पुरानी वीडियोस देखती हूँ अपने नेताओं की, अपने स्वतंत्रता सेनानियों की, तो एक चीज बड़ी कॉमन है। वे चाहते थे कि देश के हर व्यक्ति का खुद का आत्मसम्मान बचाया जाए, खुद के आत्मसम्मान के बल पे वह जीवन को जिए। परंतु तुषार जी, आप मुझे बताइए, आप लोगों को बताइए कि स्वयं के आत्मसम्मान को किसी और के आत्मसम्मान के साथ जोड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? क्या ये मनुष्यता को आगे बढ़ाने का तरीका है? आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान का नेक्स्ट स्टेप है। आत्मसम्मान होगा तो आप आत्मनिर्भर होंगे। आप किसी और के आत्मसम्मान से जिएंगे तो क्या आप सचमुच में कभी भी आत्मनिर्भर हो सकेंगे? ये आत्मनिर्भर वाली बात जो है वो भी एक सिर्फ महज आजकल जो बहुत प्रमाणित और प्रतिष्ठित बात हो गई है, वैसा ही एक जुमला है। क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी आस्था होती तो न सिर्फ व्यवसायिक रूप से आत्मनिर्भरता की बात की जाती, पर व्यक्ति के रूप में भी उनको व्यक्ति की आत्मनिर्भरता की बात होती। इसीलिए जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो बापू ने स्वतंत्रता की जिम्मेदारी हर भारत के उस वक्त के नागरिकों के ऊपर डाली थी कि सिर्फ नेताओं का कर्तव्य नहीं है स्वतंत्रता संग्राम, इसमें आपने अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और उसके लिए आपको उसकी अहमियत समझनी होगी कि आपके लिए स्वतंत्रता क्या मायना रखती है। परतंत्र होके, गुलाम होके कोई आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, चाहे वो वास्तविक रूप में गुलामी हो या मानसिक रूप की गुलामी। गुलामी गुलामी होती है और जब आप गुलाम बन जाते हो तो कतई आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। तुषार जी, मैं कई बार सोचती हूँ कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आप किसी की भी बात कर लीजिए, इंदिरा गांधी जी की भी, क्या आपको लगता नहीं कि आज अगर वे भारत को देखते तो उनको लगता कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए हमें कार्यरत होना पड़ेगा। आज भक्ति करना किसी एक व्यक्ति की, किसी एक व्यक्ति की पूजा करना, और मैं पूजा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको बताऊं, हमारे उत्तराखंड के एक मंत्री, उत्तराखंड के एक एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने एक आरती बनाई है प्रधानमंत्री जी के नाम पर, क्या ये मैसेज ले जा रहा है लोगों की तरफ? साइंटिफिक टेम्पर की कोई बात नहीं होती। हर वक्त लोग कहते हैं कि ये तरीका जो है हमारे जो कल्चर से आया है, ये वाली दवाई नहीं, गर्मी आएगी तो ये मिट जाएगा। ये सारे अनसाइंटिफिक तरीके से जो मैसेज जा रहा है, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में इसको बढ़ावा दिया गया है, और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, पढ़े लिखे थे, बहुत आगे की सोच रखते थे, वे अगर आज होते तो इन सब चीजों को वो कैसे देखते? आपको क्या लगता है?
देखिए, अगर उस पीढ़ी का नेतृत्व हमें प्राप्त होता तो ये कगार पर हम पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो जो सारे थे वो बहुत फार साइटेड थे, दूर का की नजर रखते थे और दूर का अनुमान लगा सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए वो अब तक रुके ही ना होते कि हम इन हालात में पहुंच जाए, इन हालात तक पहुंच जाए कि जहां हम हमारा विवेक और हमारी समझ शक्ति को ही गिरवी रख दे। और ये और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अचानक हो गई है, ये बहुत ही समझबूझ से इस विचारधारा को प्रोत्साहन दिया गया है। हमारी परंपरा, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, इनको आगे करके एक प्लान इस तरह से हमारे समाज में मान्यता प्राप्त हो गया है कि अंधभक्ति ही भक्ति है। और हमारे जो पहले के नेता थे जिनके नाम आपने लिए और कुछ के नहीं लिए, लेकिन वो भी नाम लेने के लायक है, वो सारे श्रद्धा रखते थे लेकिन अंधभक्ति कभी नहीं करते थे। और जी इसलिए ये वो उस वक्त रैशनल टेम्परामेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। आज बहुत सिस्टमैटिकली साइंटिफिक टेम्परामेंट को खत्म करने की कोशिश की गई है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के प्रचारकों को कत्ल कर दिया गया। मेरे ही स्टेट महाराष्ट्र में ऐसे कत्ल हुए हैं पिछले कई सालों में, और वो स्टैंड अलोन मर्डर्स नहीं थे, वो एक स्ट्रेटेजी के रूप में एक विचारधारा को खत्म करने के लिए मर्डर्स करवाए गए थे, किए गए थे। और इसलिए और उनका मकसद ये था कि रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट को खत्म कर दिया जाए, ताकि भेड़ बकरियों वाला प्रजातंत्र बन जाए, हमारा समाज भेड़ बकरियों वाला बन जाए और अंधश्रद्धा के ऊपर सत्ता की राजनीति हो। जी ये एक देखिए, बहुत ही वेल लेड आउट स्ट्रेटेजी है ये। और इसका फल अब हम जाके भुगत रहे हैं, क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, हम लोग जो अपने आप को हमेशा हमारी पीठ थपथपाते हैं कि हम लिबरल है और हम रैशनल थिंकर्स हैं और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हमने भी जो सिम्टम्स हमारे समाज में कई दशकों से दिखाई दे रहे थे उनके बारे में कभी कुछ किया। ये हमारी निष्क्रियता का फायदा उठा के आज हम पर ही हावी होके हमें मार्जिनलाइज कर देते। हमने बहुत सालों तक अपने आप को ये सांत्वना दी कि ये लूनेटिक फ्रिंज है, इसका असर नहीं होगा। हम तब जागे जब हम खुद फ्रिंज हो गए और वो लोग मेन स्ट्रीम। जी तुषार जी, एक और चीज जो मुझे दिख रही है कि जो कुछ हो रहा है प्रवासियों के साथ, साइंटिफिक टेम्पर की ही बात करूंगी। जिस प्रकार से ट्रेन्स हैं, ट्रेन जानी कहीं है, जा कहीं रही है, और फिर सरकार के नुमाइंदे आके कहते हैं कि नहीं, ये जानबूझ के ऐसा किया गया। जब सारी ट्रेन चलती है तब ऐसे हादसे नहीं होते। अब जब सिर्फ कुछ ट्रेनें चल रही हैं, तो कोई ट्रेन चलती है गोरखपुर के लिए, पहुंच जाती है राउरकेला के लिए। आप मुझे बताइए कि ये कोई सेंस है क्या? सरकार जो एक्सक्यूज दे रही है, क्या ये सिस्टम का फेलियर उनके द्वारा नहीं किया जा रहा? मैं एक और बात आपसे जानना चाहती हूँ कि जो महिलाएं चल रही हैं सड़कों पे, पुरुषों के लिए भी दुख हो रहा है मुझे, और बहुत दुख हो रहा है, मगर जो महिलाएं प्रसव हो जा रहा है जिनका सड़कों पे, उनके लिए हम कितने संवेदनहीन हो गए हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत सी महिलाएं ऐसी पोस्ट डालती हैं कि कोई भला 100 किलोमीटर कैसे चल सकता है, ये तो झूठ है, ये कोई प्लानिंग है और इसलिए किया जा रहा है। एक और तीसरी बात, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, जो महिलाएं चल रही हैं इतने समय तक, उनको मासिक धर्म भी होगा, कोई इन सब चीजों के बारे में सोच नहीं रहा। क्या आपको नहीं लगता कि अगर सिस्टम साइंटिफिकली सोचता तो वो लोगों की प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करता, फिर सल्यूशन ढूंढ पाता? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्किन, उनका शरीर झुलस जा रहा है, भूखे प्यासे ये बच्चे चले जा रहे हैं।
क्या इसलिए चुनी जाती है सरकार? नहीं, सही बात है। इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ सिंपैथेटिक टेम्परामेंट की भी जरूरत है, जो दोनों लैकिंग है अभी के रूलिंग सरकार के बीच के आचरण में। और इसका बहुत हमें भयानक प्राइस पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, बिकॉज ये जो पूरी हिजरत हो रही है हमारे सड़कों पे, एक पूरे समाज के तबके का जो एक स्थलांतर हो रहा है डेस्परेशन में, it is a vote of no confidence against this nation, the idea of this nation, not only the ruling government of this nation but the entire nation. This part, ये जो समाज का तबका है वो अविश्वास अपना प्रकट कर रहा है जिन हालात में इस समाज ने उसको रख दिया है उसके लिए। और इसलिए सरकार की तो के ऊपर तो तोहमत है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरे समाज के ऊपर तोहमत है कि हमने ऐसे परिस्थिति कैसे निर्माण करने दी जहां हम जिनको अपना कहलाते हैं वही लोगों की दशा इतनी अमानवीय हो गई। और हमारी सहानुभूति पर भी ये एक प्रश्न चिन्ह है कि इनके साथ सहानुभूति दर्शाने के बजाय हम इन लोगों के ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। ये हर शब्द जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये ऐसा नहीं मानना चाहिए उन्होंने कि ये सोशल मीडिया है सिर्फ एलीट पढ़ रहा है। आज सब लोग ये देख रहे हैं, और जिनको इस परिस्थिति का सबसे भयानक असर भुगतना पड़ रहा है वो ये चीज भूलेंगे नहीं। ये हमें चिंता का विषय होना चाहिए कि अगर ये तबका विद्रोह कर देता है तो हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा। सरकार को इसकी पड़ी नहीं है, फिक्र नहीं है, ये तो स्वाभाविक दिख रहा है, लेकिन समाज को तो इसकी फिक्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर विद्रोह हो जाता है और विग्रह होता है, अगर जंग छिड़ जाती है तो समाज को इसकी सबसे बड़ी कीमत भुगतनी पड़ेगी, और इसका फायदा उठाने वाले इसका फायदा जरूर उठाएंगे। जी। ये चिंता समाज को होनी चाहिए, ये सिर्फ सरकार की चिंता नहीं है। मगर ये सरकार आवाज भी दबा रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है, क्योंकि ये जो लोग जा रहे हैं इनको देखकर एक एक देशवासी जो है वो तकलीफ में है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, लॉकडाउन है, नियमों का पालन करे या बाहर जाके लोगों की मदद करे या प्रोटेस्ट करे। और यहीं पे बात करती हूँ मैं प्रोटेस्ट की। आपने सुना होगा उन दो महिलाओं के बारे में, पिंजरा तोड़ एक बहुत अहम मूवमेंट है, क्योंकि ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है। पिंजरा तोड़ मतलब जितनी सामाजिक दूरियां हैं, सामाजिक बेड़ियां हैं, उनको तोड़ के महिलाएं आगे निकले। ये है पिंजरा तोड़ की जो फिलॉसफी। उनकी जो फाउंडर मेंबर्स, उन दोनों को पुलिस ने इस वक्त इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि एंटी सीएए प्रोटेस्ट में वे प्रतिभाग कर रही थी, और उन पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने दंगे भड़काए दिल्ली में। इसके अलावा उनको जब बेल मिल गई तो पुलिस ने एक दूसरे मामले में उन्हें अरेस्ट कर लिया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स हैं जो इस वक्त अरेस्ट हो रहे हैं। आपके महाराष्ट्र में भी एक व्यक्ति है, मुझे उनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, उनको भी इसी प्रकार, जी तुमरे जी, उनको भी जिस प्रकार से अरेस्ट कर लिया गया। आप मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे इशू के बारे में? ये निंदनीय है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन का राइट होता है प्रोटेस्ट करना, जब तक वो नॉन वायलेंटली और डिसिप्लिन प्रोटेस्ट करता हो तो वो उसका अधिकार है। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन एक राइट है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। सरकारों ने जब भी इस तरह की दमन नीति को अडॉप्ट किया है और सिटीजन्स की आवाज को दबोचने की कोशिश की है, गैग करने की कोशिश की है, तब उनको उसका
एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। और मुझे नहीं लगता कि इन द लॉन्ग टर्म सरकार इस नीति से फायदेमंद रहेगी। हमारे जो नागरिक हैं वो समझते हैं कि ये दमन नीति क्यों की जा रही है। एक तरफ से लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ का दंभ करना और दूसरी तरफ से विमेन्स राइट्स के लिए लड़ने वालों को इस तरह से टेरराइज करना और उनको उनको दबोचना, ये बता रहा है। लेकिन हमने ये भी समझना बहुत जरूरी है कि a lot of the pillars of our democracy, जो हमारे प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है, उन्होंने भी अपने कर्तव्यों को निभाना बंद कर दिया। और इसीलिए आज हमें ये दिख रहा है कि जो प्रजातंत्र है वो लड़खड़ा रहा है। पुलिस हमेशा लाचार रही है। रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है उसकी गुलाम हो जाना पुलिस ने अपनी फितरत समझ ली है। इसलिए जो सत्ता में होता है उसका हुक्म मानने वाले हम गुलाम है, इस माइंडसेट से पुलिस काम करती है। लेकिन जुडिशियरी भी आज दिख रहा है कि जुडिशियरी भी अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रही है। और ये चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में एक सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस की इस तरह से बनाई गई थी कि अगर एक जो चेक होता है, बैलेंस का जो एजेंट होता है, वो नाकाम हो जाए या निकम्मा हो जाए तो दूसरा पोर्शन उस डेमोक्रेसी को सशक्त करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन आज ये दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे अपना फर्ज निभाने में कहीं ना कहीं कमजोर या बदनीयत दिख रहे हैं। इसका भी हमें चिंता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार जो है वो तो सत्ता की राजनीति करेगी, अपनी सत्ता टिकाए रखने के लिए राजनीति का उपयोग भी करेगी और दुरुपयोग भी करेगी। आज के वक्त में वो एक मान्यता प्राप्त बात हो गई है, क्योंकि हमने एज अ सोसाइटी एथिक्स और मोरालिटी को त्याज दिया और अपॉर्चुनिज्म को धर्म मान लिया। इसलिए फिर बाकी के जो सोसाइटी के तबके हैं वो ऐसा नहीं करने, ये मानना थोड़ी अतिशयोक्ति होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए पर जो पिलर्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के, उनको ये याद दिलाना बहुत जरूरी हो गया है कि उनकी रचना जो है वो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सपोर्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में की है। अगर वो अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो इस प्रजातंत्र को बचाए रखना नामुमकिन है। जी, इसमें मीडिया का रोल हम सब जानते हैं। गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सारे शब्द है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मीडिया क्या सचमुच में इतनी मोहताज है? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं इस सवाल पर कि आपको समझना होगा कि उनको जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो ओनर्स हैं, उन्हें तो वही करना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं। क्या अपना कोई ज़मीर नहीं होता? क्या अपना कोई कॉन्शियस नहीं होता? क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारी मीडिया है कुछ हिम्मत करके बोल भी सके, या सिर्फ वो दबाया जाएगा इसलिए वो बोलेंगे ही नहीं? देखिए, जिस दिन मीडिया बिजनेस बन गया उस दिन उस मीडिया में से मोरालिटी और एथिक्स खत्म हो गए, क्योंकि फिर कोई बिजनेस की तरीके से ही उनकी मोरालिटी और एथिक्स भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लिंक हो गई। और इसलिए वो उनका रुझान जहां प्रॉफिट्स हो वहां चला जाए, ये बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि एक क्रूसेड में से जब बिजनेस हो जाता है तो फिर उसमें से कोई आशा रखना, ये मुझे लगता है कि मिथ्या होगा। ये कहते हुए मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं करूंगा। मीडिया में कुछ अंश अभी भी है जो एथिकल काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। As a society, we are not encouraging them to do what they are doing, the way they are fighting to uphold our society. तो ये अगेन देखिए, अभी ये वक्त नहीं है कि हम उंगलियां पॉइंट करें। मुझे लगता है कि ये वक्त है जब हम एक
आईने को अपने सामने रखकर अपना ही घिनौना प्रतिबिंब उसमें देखने की हिम्मत रखें, क्योंकि आखिर में हमारे समाज में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे अंदर जो दूषण है उसका प्रतिबिंब है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी जब तक हम खुद नहीं लेते तब तक इसमें से बचने का और सुधरने का की जो जर्नी है वो कभी शुरू नहीं हो सकती। बापू की एक कहावत है जिसको रिफ्रेज करके पॉपुलराइज किया गया है, लेकिन आज के लिए वो बहुत सिग्निफिकेंट है कि अगर समाज में कुछ बदलाव देखना चाहो तो वो बदलाव खुद में पहले लाओ। बी द चेंज यू विश टू सी इन दिस वर्ल्ड। ये इसको समझना होगा कि वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि अपने दूषणों को पहले पहचानो और फिर अपने दूषणों और कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करो। अगर अपने आप को सुधारोगे तो दुनिया सुधरेगी, वक्त लगेगा लेकिन सुधरेगी जरूर। जी। ये सीख हमें समझनी बहुत जरूरी है। आपके साथ जुड़ के तुषार जी, महात्मा गांधी की जब बातें आप करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब स्कूल में थे तो निबंध लिखने के लिए अनुशासन पर गांधी जी के जो बोली हुई बातें थी वो दिए जाते थे एज टॉपिक्स, और उनको हम भूल क्यों गए हैं? आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतना हावी क्यों हो गई है, हम अपनी सारी पढ़ाई लिखाई ही भूल गए हैं? ये हमारे इंटेलेक्चुअल डेफिसिट का मामला है। हम अपने आप को पढ़े लिखे तो समझते हैं लेकिन हम ज्ञानी नहीं हैं। हम अंधश्रद्धालु समाज बन गए हैं और इसलिए हमें प्रबोधनकारों की जरूरत है जो हमें सिखाते रहें और हम अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को कभी टैक्स ना करें। इसलिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मामला इतना प्रतिष्ठित हो गया है। उसका इस्तेमाल हर किसी ने अपने अपॉर्चुनिस्टिक फायदों के लिए किया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे फ्यूचर का है। हमारे इंटेलेक्चुअल फ्यूचर को इससे जो क्षति होती है उसका जुर्माना, उसका जो नुकसान है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भरना पड़े। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि इसी में हमारे विनाश के बीज बोए गए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज द फाउंडेशन और द फाउंटेन ऑफ आवर डिस्ट्रक्शन एज अ सोसाइटी, एज अ सिविलाइजेशन। Yes, as it is the fountain of our destruction as a society, as a civilization. बहुत सुंदर बात आपने कही। आपको मुझे याद है कि 6 साल पहले भी आप कहते थे कि मैं ऐसे व्यक्ति को देश का नेता बनाने को तैयार हूँ जिसको लोग भले ही एक परिवार का बताते हो लेकिन जो कार्य कर सकता हो, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तियों को आगे नहीं देखना चाहता जो लोगों को डिवाइड करते हैं। आपको पता नहीं याद होगा या नहीं, परंतु आपने बड़े पुरजोर तरीके से इस बात को कहा था 2014 में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये आक्षेप लगता रहा विपक्ष पे कि वे सक्रिय नहीं है। आज जो विपक्ष का रोल है वो देखकर क्या आपको लगता है इसमें चेंज आया है? परंतु जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की अजय सिंह बिष्ट की सरकार ने आवाज दबाने की कोशिश करी, उनकी मदद को ना लेने की कोशिश करी जब प्रियंका गांधी ने बसेस भेजी, या जिस प्रकार से राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया जब वे गए लोगों से मिलने के लिए, या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की बातें कर रही है, आप क्या सोचते हैं कि विपक्ष का रोल जो हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि विपक्ष ने और ताकतवर बनने की जरूरत है। कुछ अंश तक विपक्ष की नीतियों में भी एक लाचारी दिखना शुरू हो गया है। ऐसे देखिए, विपक्ष का रोल महज एक लीडर के कंधों पे डाल देने से वो असरकारक और प्रभावशाली होने वाला नहीं है, क्योंकि लीडरों को या व्यक्तियों को बदनाम करने और उनको डिस्क्रेडिट करना बहुत आसान हो जाता है और ये बहुत सफलतापूर्वक संघियों ने किया है।
और इसलिए ये जिम्मेदारी पूरे पक्ष के ऊपर आ जाती है। अगर विपक्ष एक समूह है तो उस समूह के ऊपर आ जाती है कि वो अपने लीडर की शक्ति को बढ़ाए और उसके उसके जो शब्द हैं उनको वास्तविकता में उसको उनको असरकारक होते हुए दिखाई दे। इसमें मेरी टिक्का कांग्रेस पार्टी के ऊपर है कि कांग्रेस पार्टी के जो अभी के का नेतृत्व है, जो सेकंड एंड थर्ड लेवल नेतृत्व है, उन्होंने हाई कमांड के नाम पर उनको बढ़ा के तो रखा है, लेकिन वफादारी नहीं कर रहे उन लोग। दे आर लेटिंग द हाई कमांड डाउन और इसी का नुकसान देश को भुगतना पड़ रहा है। अगर राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उनको उनके शब्दों में ताकत दिखाने के लिए पक्ष ने काम करना बहुत जरूरी दिखा होना चाहिए। अगर प्रियंका जी कुछ करना चाहती है तो उनके उस कार्य को उनकी पार्टी ने पुरजोर समाज के अंदर ले जाकर दिखाना बहुत जरूरी है कि देखो ये करना चाहती है, करने नहीं दिया जा रहा है। ये होता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने समाज को ये कहा कि तुम्हें आईना रखना जरूरी है, उसी तरह पार्टी ने भी आईना रख कर ये देखना जरूरी है कि वफादारी की दुहाइयां जो देते हैं तो क्या उस विचार से वो लोग भी वफादार रह रहे है या नहीं। क्योंकि नेता कितना भी सक्षम क्यों ना हो, अगर उसकी फौज सक्षम ना हो, उसकी फौज वफादार ना हो, उसकी फौज कार्यरत ना हो, तो वो नेता लाचार बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बापू के हत्यारों को जो राष्ट्रवादी बता देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ वो नहीं, उनको ये नथुराम अधिकार है जी, ये उनका अधिकार है। ये उनका अधिकार है। जिस जिस विचार में उनकी आस्था है उसको खुलेआम वो लोग बताएं तो अच्छा ही है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति कि परदेश में जाओ तो गांधी की दुहाई दो और फिर पार्लियामेंट में गांधी के हत्यारे को देश प्रेमी कहलाने वाली एमपी के साथ बैठकर अपनी राजनीति करते रहे, तो वो खोखलापन है। वो वैसी आस्था की आज हमें जरूरत नहीं है। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि जो लोग नथुराम की भक्ति को अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं और पब्लिकली उसको एडमिट करते हैं, उसका मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे लड़ना किससे। ये बिल्कुल। मुंह में राम बगल में छुरी वालों से डरना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहते कुछ है और उनके मन में और दिलों में कुछ और होता है। बिल्कुल। और देखिए, जिस प्रकार से राष्ट्र भक्ति की एक परिभाषा सी बना दी गई है, अगर आप सरकार की बातों को अप्रिशिएट ना करें, अगर आप सरकार का विरोध करें, सरकार की नीतियों का, तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव सा बन गया है कि जिस प्रकार से नथुराम गोडसे की हम एक तरफ बात करते हैं और वही लोग जो बापू के नाम की दुहाई देते हैं, वे कहते हैं कि नथुराम गोडसे देशभक्त थे, उन्होंने जो कृत्य किया उसका एक दूसरा कारण था। ये दोहरा चरित्र हमें दिखता है। दूसरी तरफ जब हम सरकार की किसी नीति का विरोध करते हैं तो दोहरा चरित्र क्यों है कि क्योंकि हम अगर सरकार की नीति भर का विरोध करते हैं तो हमें देशद्रोही कह दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो डर से चुप रहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि प्रबुद्ध समाज, बुद्धिजीवी समाज सामने नहीं आ रहा है। 2014 तक उन्हें मैंने बहुत बोलते हुए सुना, लेकिन कहीं ना कहीं वे डर से अपनी आवाज को स्वयं ही दबाते जा रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र डरपोकों का राष्ट्र नहीं हो सकता। उसमें हमारे अंदर मॉरल करेज होना बहुत जरूरी है, और जो आज जिसकी डेफिसिट हमें बहुत स्पष्ट तरीके से दिख रही है। हम ये भूल गए हैं कि सरकार और राष्ट्र ये दो अलग अलग
चीज होती है। और राष्ट्र के साथ आस्था रखने वालों को सरकार के साथ आस्था रखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर हमें, बापू ने ये कहा है कि अगर किसी नागरिक को ये एहसास हो कि जो सरकार कर रही है वो नीतियां राष्ट्र विरोधी है और नागरिकों के हित के बाहर है, तो उस सरकार के साथ राजद्रोह करना मैं उसका धर्म समझता हूँ। उसने वो राजद्रोह करना चाहिए। ये बात बापू ने बहुत स्पष्ट तरीके से कही है। अगर हम ये समझ नहीं सकते हैं तो फिर ये हमारी कमजोरी और बेवकूफी है। ये मेरे लिए बापू का ब्रह्म वाक्य अगर कोई हो प्रजासत्ताक के लिए तो यही है कि अगर सरकार राष्ट्र हित का काम ना करती हो तो उनके साथ राजद्रोह करना हर नागरिक का धर्म बन जाता है। इस वक्त आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रजातंत्र में जिम्मेदारी और कर्तव्य बहुत अहम होता है। अगर जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो हमारे अधिकार और हक सरकार को हमसे छीनना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य इस राष्ट्र के लिए, इस सरकार के लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए निभाना बहुत जरूरी है। और ये अगर हम करेंगे तो हम एक सशक्त, सुदृढ़ और सही मायने में आत्मनिर्भर राष्ट्र बना सकते हैं। जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तुषार जी, और मैं चाहूंगी कि आप बार बार आए, क्योंकि आप प्रेरणा दे सकते हैं लोगों को, रास्ता दिखा सकते हैं लोगों को। इसलिए मैं आज भी आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि मैं आपसे आगे भी जुड़ती रहूंगी, ताकि आप लोगों को समझा सके, लोगों को बता सके कि बापू क्या चाहते थे देश के लिए। क्या सचमुच में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आपस में लड़ाई थी? क्या सचमुच में फिरोज गांधी जो हैं वे मुसलमान थे? ये सारा कुछ नैरेटिव में चला आया है। एक दिन में सारी बातें नहीं हो सकती। फिर किसी दिन मैं इन मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी, परंतु जरूर। आज आज आ, इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हुए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपसे भी मैं जानती हूँ कि आप प्रार्थना कर रहे होंगे उन लोगों के बारे में जो लोग सड़कों में हैं। तो हम सब की ऊर्जा एक हो जाए और हम अपने देश के निर्माणकर्ताओं के दुख में कुछ हिस्सेदारी कर सके, उनका विश्वास जीतने के लिए कुछ कदम बढ़ा सके, इसकी प्रार्थना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जाने से पहले मैं हमारे महान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि उनसे हमने प्रेरणा लेनी पड़ेगी अगर इस मुल्क को बचाना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सुनने वालों का। धन्यवाद।